सेंट ऑफ अ वुमन, अल पचीनो की मूवी। एक आदमी टैलेंटेड कॉन्फिडेंट होते हुए भी अंदर से कुछ ख़राब हो सकता है, अंदर से टूटा हुआ हो सकता है। और एक व्यक्ति टैलेंटेड कम होते हुए, काबिल कम होते हुए अंदर से अच्छा हो सकता है। क्या होता है जब ये दोनों मिलते हैं? यही है सेंट ऑफ अ वुमन। शुरू में आइए एंट्री देखते होती हैं। है एक स्कूल में। बच्चे पढ़ रहे हैं। एक बच्चा जिसका नाम है चार्ली, वो इस स्कूल में पढ़ता है। थैंक्स गिविंग का वीक है। थैंक्स गिविंग ये वो वक्त होता है जब पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में छुट्टियां होती हैं। प्रिंसिपल एक नई कार में आया है। मैनेजमेंट ने उसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत बेहतर ढंग से करने के लिए उसे अवार्ड दिया है। उसको बाहर कुछ बच्चे मिलते हैं। वहीं पर वो देखता है बच्चे इस बात से चिढ़ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ किया जाए और प्रिंसिपल को परेशान किया जाए। ये लोग चार्ली से भी इस बात को डिस्कस करते हैं। हैरी चार्ली से बात करता है, वो भी ये बात बताता है। चार्ली एक गरीब बच्चा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि थैंक्स गिविंग से पहले वो दूसरे दोस्तों के साथ घूमने घामने जाए। वो एक जॉब ढूंढ रहा है घर जाने के बजाय थैंक्स गिविंग के दौरान, कि कुछ पैसे कमा ले। एक इंटरव्यू की क्लिप देखता है और वो जाता है। वहाँ पर एक लेडी से मिलता है। ये लेडी उसको बताती है कि जॉब दरअसल ये है कि उसे उसके पापा का ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो बाहर जाने वाली है अपने पति के साथ घूमने। तो पापा के ध्यान रखने के लिए चार्ली को ये जॉब ऑफर किया जाता है। वो समझाती है कि अंदर जाओगे इंटरव्यू में तो इग्नोर मार देना अगर वो ज़्यादा कुछ परेशान करे। ये कर्नल बैठा हुआ है एक रूम में और उससे मिलने एंटर करता है चार्ली। कर्नल पूछता है नाम क्या है। वो सर कह के उसको संबोधित करता है। तो कर्नल फ्रैंक मना करता है कि उसे सर ना कहा जाए, उसे अगर कहना हो तो कर्नल कहा जाए या उसे उसके नाम से फ्रैंक के नाम लाया जाए। तो इससे ये इस्टेब्लिश होता है कि एक सख्त मिजाज आदमी है, वो कुछ उसके अपने प्रिंसिपल हैं जिसके दम पे वो जी रहा है। तो यहाँ ये पहला इनकाउंटर होता है इन दोनों के बीच में, चार्ली और फ्रैंक के बीच में। तो ये फ्रैंक और चार्ली की पहली मुलाकात होती है। इसमें उसी दौरान फ्रैंक की पोती वहाँ खेलने आ जाती है, जिसको तेज़ आवाज़ में डांट के फ्रैंक भगाता है और चार्ली से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस जगह पर। तो वो कहता है कि मैं यहाँ के जो एक प्रतिष्ठित स्कूल है उसमें पढ़ रहा है। कर्नल पूछता है तुम कैसे पढ़ सकते हो, मुझे लगता नहीं कि तुम इतने पैसे वाले हो। तो फ्रैंक चार्ली उसको समझाता है कि कैसे वो उसके मम्मी पापा मेहनत करके ये करते हैं, और जिस तरह से वो समझाता है फ्रैंक उस पर और नाराज़ हो जाता है कि तुम अपनी गरीबी को मेरे सामने बेचना चाहते हो। तुम जैसे लोगों को जब मैं कर्नल था पास भी नहीं फटकने देता था। तो ये सेट होता है पहला सीन, जिसमें कि चार्ली और फ्रैंक का एनकाउंटर है। फ्रैंक ज़बरदस्त कर्रा सख्त आदमी होकर उभर रहा है और चार्ली की भी क्लास ले लेता है। आइए आगे क्या होता है मूव करते हैं। चार्ली बाहर आता है और फ्रैंक की बेटी से बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो मुझे चुनेंगे। और बेटी ये कहती है भैया देखो तुम ही आए हो अकेले इंटरव्यू के लिए, प्लीज़ जॉब कर लेना, ये मेरा जाना इस पर निर्भर है, ये इजी होगा तुम्हारे लिए। चार्ली बोलता है मुझे नहीं लगता ये इजी होगा। तो इसकी लड़की की भी समस्या है कि किसी तरह से वो छुट्टी ले ले और घूम सके अगर चार्ली यहाँ पे काम करे। अब ये जो मामला है इसमें किसी तरह से वो लड़की उसको कन्विंस करती है कि देखो भाई अगर कुछ दिन तुम रहोगे तो तुम एक्चुअली फ़ैन हो जाओगे फ्रैंक के। चार्ली को भी ज़रूरत थी।
एक देख लेती है। अब होती है सुबह और कमेंट्री करते हुए माइक पे, स्पीकर पे, और मजाक उड़ाते हैं बच्चे, और वहीं पे बलून फूल जाता है जिसमें उसकी एक गंदी चित्र बना है। और जब प्रिंसिपल उससे नाराज़ होकर उसको फोड़ने की कोशिश करता है तो उसमें से सफ़ेद पैंट उसकी कार पर फैल जाता है। कि रात में उस प्रोफेसर ने देखा हुआ था तो चार्ली भी इसके लपेटे में आ जाता है। विली, चार्ली दोनों को बुलवा लिया जाता है। बाकियों को तो नहीं देखा था उसने। प्रिंसिपल के पूछने पर दोनों कुछ नहीं बताते हैं और बहाना कर देते हैं, भाई देख नहीं पाए। विली को बाहर करके प्रिंसिपल चार्ली को तोड़ने की कोशिश करता है प्रिंसिपल कि देखो, मैं ऑक्सफोर्ड में एडमिशन तुम्हें दिलवा सकता हूँ रिकमेंडेशन देके, अगर तुम सच बता दो तो। मैं गरीब बच्चों को हर साल करता हूँ, तुम्हें भी कर सकता हूँ, क्या कहते हो? मगर तुम्हें उन बच्चों के नाम बताना होगा। चार्ली मगर अंदर सोचता है और नहीं बताता नाम। प्रिंसिपल चिढ़ जाता है कि ये क्या हुआ, उसका दांव गलत पड़ गया। तो वो चार्ली को कहता है कि वीकेंड में सोच के रखना, हो सकता है तुम्हें याद आ जाए। अब विली और चार्ली मिलते हैं। विली चार्ली को समझाता है, भाई ज़्यादा परेशान मत होना, ये सब अपन मैनेज कर लेंगे। प्रिंसिपल तोड़ने की कोशिश करेगा मगर हम टूटेंगे नहीं, हम दोस्तों के साथ ही रहेंगे। फिर अब एंट्री होती है चार्ली की फ्रैंक की लाइफ में। आता है, लड़की उसकी जा रही है छुट्टी पर। फ्रैंक बोलता है, मेरे कुछ कपड़े फोल्ड कर दो, तैयार कर दो। चार्ली पूछता है, भाई कहीं जा रहे हैं हम? वो कहता है, ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं। इधर उसकी बेटी रवाना हो रही है, एक बाय बाय होता है और वहीं पर टाटा बाय बाय होता है। अब फ्रैंक बिल्कुल तैयार हो चुका है और चार्ली को कहता है कि चले। उसी दौरान चार्ली फ्रैंक का हाथ पकड़ लेता है। इस पे फ्रैंक बुरी तरह से नाराज़ होता है कि तुम जब तक मेरा हाथ नहीं पकड़ोगे, जब तक मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत या सहारे की ज़रूरत खुद नहीं पड़ेगी। फिर इस्टेब्लिश होता है कि ये कितना सख्त आदमी है। और बाहर टैक्सी आ गई, ये लोग चल देते हैं। चार्ली कहते, मुझे तो नहीं मालूम आप हम क्या कहाँ रहे हैं, उन्होंने तो नहीं बताया था मैडम ने, हमें न्यूयॉर्क जाना है। तो कहता है, नहीं वो भूल गई होगी। चार्ली कहता है, मुझे लगता है कि मैं आपको बाहर लेके जाऊं, ये मेरे लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी। फ्रैंक अंधा है तो चार्ली सोचता है कि ये कितनी बड़ी मुसीबत मैं मोल ले रहा हूँ जिसमें एक अंधे आदमी को दूसरे शहर न्यूयॉर्क लेके जाना है। मगर आखिर में फ्रैंक चार्ली को कन्विंस कर लेता है। वो जाते हैं और एयरप्लेन में फर्स्ट क्लास में बैठे हुए होते हैं। फ्रैंक उसकी खुशबू से जो इत्र लगाया हुआ था उस एयर होस्टेस ने, उसका नाम तक बता देता है। तो चार्ली पूछता है कि फ्रैंक ये कैसे किया तुमने? फ्रैंक बताता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसकी खुशबू, इसका लोकेशन बताता है, वहाँ के लोगों को ज़्यादातर लड़कियों को ये नाम रखते हैं, इस वजह से। चार्ली कहता है, ये बताओ न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हैं? फ्रैंक कहता है, मुझे पता चलेगा तो तुम्हें बता दूँ। यहाँ वो औरतों की तारीफ़ करता है ज़बरदस्त, और उससे ये पता चलता है कि वो एक वुमेनाइज़र है, औरतों में ज़बरदस्त दिलचस्पी रखने वाला व्यक्ति है, औरतों के लिए फैसिनेटेड। चार्ली समझ जाता है कि ये औरतों के लिए ज़्यादा दारू देखता है। उस होटल में जहाँ पर वो ठहरते हैं वो फ्रैंक को बताता है और फ्रैंक कहता है ठीक है, और साथ ही साथ फ्रैंक एक लिमोजिन बुक कर देता है चार्ली और उसके लिए, ताकि वो दोनों बाहर जा सकें। चार्ली कहता है, भैया मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, मुझे वापस जाना है। फ्रैंक कहता है, नहीं तुम मेरे मेहमान हो, बाहर आए हो साथ में, 10 बजे तक तुम्हारी फ़्लाइट है, रुको मेरे साथ डिनर कर लो, फिर जाते हैं। अब ये लिमो में जाते हैं। फ्रैंक लिमो के ड्राइवर को पूछता है, किसी एस्कॉर्ट्स को जानते हो, यानी ऐसी लेडी जो रात भर के लिए उसके साथ रहे, और कहता है मुझे टॉप क्लास चाहिए। जब ये लोग कार में होते हैं, इस स्थिति में फ्रैंक ऑब्जर्व करता है कि चार्ली कुछ परेशान है, तो चार्ली उसको स्कूल का पूरा इंसिडेंस सुनाता है। फ्रैंक को
पता चलता है पूरा इंसिडेंस को और अंदाज़ लगाता है कि वो रिच होंगे, फ़ायदे में रहेगा। तुम्हें इस सब के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। जब ये लोग डिनर करने जाते हैं तो चार्ली फ्रैंक से पूछता है, तुम कैसे इतना खर्चा बियर कर सकते हो? फ्रैंक बताता है, मैंने पैसे बचा के रखे हुए थे। चार्ली पूछता है कि ये बताओ तुम करना क्या चाहते हो? फ्रैंक बताता है, मैं एक अच्छा सा डिनर करना चाहता हूँ, उसके भाई रहते हैं यहाँ, उनके साथ थैंक्स गिविंग करना चाहता हूँ, एक औरत के साथ रात गुजारना चाहता है और उसके बाद अपने को मार लेना चाहता है। ये सुनकर चार्ली हैरान रह जाता है। उसकी हैरानी में वो फिर पूछता है, फ्रैंक बोलता है, मैं अपने आप को मार देने वाला हूँ। और चार्ली की इस हैरानी पे और एक बम फूटता है कि फ्रैंक बोलता है कि तुम्हारी फ़्लाइट मिस हो चुकी है, अब कोई फ़्लाइट वापसी के लिए नहीं है, तुम्हें मेरे साथ यहाँ रुकना चाहिए। दोस्ती में इतना तो होना ही चाहिए। ये एग्री कर जाते हैं। अगली सुबह फ्रैंक अपने लिए एक नया सूट सिलवाता है होटल की टेलर से। फ्रैंक यहाँ इंटरेक्ट कर रहा है वुमेन से। एक बार फिर उसका जो कैरेक्टर है वो दिखता है कि महिलाओं को वो किस तरह से पटाने की कोशिश करता है। और इसी में कॉल आ जाती है चार्ली की, तो फ्रैंक कहता है कि नहीं, तुम्हें बात यहीं करनी होगी, बाहर जाकर तुम बात नहीं कर सकते। और उसी के सामने चार्ली बात करता है विली से और विली बोलता है कि देखो भाई, अब हम ये सब मामले को इग्नोर करने वाले हैं। फ्रैंक समझाता है कि देखो, प्रिंसिपल, कॉलेज, स्कूल कुछ भी बिगाड़ेगा नहीं अमीर का, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। तुम्हें चाहिए कि तुम बता दो उनको कि कौन थे शामिल। और ये याद रखना, विली एक दिन तुमसे पहले ये बात प्रिंसिपल को बता देगा, क्योंकि वो अमीर है, बच के निकल भी जाएगा, तुम फंस जाओ। अपने भाई के घर पहुंचता है, वहाँ भाई के बच्चे हैं, आज थैंक्स गिविंग है। तो फ्रैंक, इस इंटरेक्शन में फ्रैंक का एक और करेक्टर निकलता है, किस तरह से सख्त है उसका मिजाज। वो उसके भतीजे और उसकी भतीजी बहू की बेइज्जती करता है। फ्रैंक का भाई पूछता है कि भाई, इस चार्ली से इसको क्यों ले आए मेरे घर? ये बात पीछे से सुन लेता है फ्रैंक और ये बात उसके दिमाग में रह जाती है। फ्रैंक का जो भाई है वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो फैमिली पसंद नहीं करती, क्योंकि एक सख्त मिजाज आदमी है ये। फिर भी अब आ गए हैं तो खाना खाने बैठते हैं। टेबल पे फ्रैंक अपनी वॉर स्टोरीज सुनाना शुरू कर देता है। नेफ्यू उससे चिढ़ा हुआ है, चिढ़ा तो वो उसके बारे में कहता है कि भाई, तुम तो ना हम परिवार को जानते हो, ना हमारे नाम जानते हो। इस बात से चिढ़ा हुआ फ्रैंक उसको बहुत सख्त लहजे में कहता है कि तुम्हारे वाइफ जो है वो अनसेटिस्फाइड है। इस तरह का कमेंट सुन के तो बवाल हो जाता है और ये झगड़ा भड़क जाता है। इसी बात पे भतीजा ये राज चार्ली को बताता है कि फ्रैंक एक्चुअली आर्मी में जब था उसकी किसी से नहीं बनी और सब चिढ़ते थे उससे, और उस आर्मी में ही इसके ग्रेनेड से के खेलने से उससे एक पिन जो होती है वो निकालने से वो फट गई थी। इसने दूसरों को सबको बताया और ये एक्चुअली आर्मी से निकाला गया व्यक्ति है। कुल मिला के यहाँ से इस झगड़े के बाद निकलता है। अगले दिन चार्ली देखता है कि फ्रैंक गन के साथ खेल रहा है और फ्रैंक कहता है कि काउंट करो मेरा टाइम असेंबल करने में और डिसमेंटल करने में। उसी दौरान फ्रैंक कहता है कि एक काम करो चार्ली, एक दिन और रुको। चार्ली कहता है, एक दिन तुम्हें मैं अपना दे सकता हूँ, मगर तुम्हें अपनी बंदूक मुझे देनी होगी। फ्रैंक कहता है, आर्मी वाला व्यक्ति कभी अपना ये बंदूक नहीं देता, पर फिर भी वो आखिरी में बंदूक की गोलियां उसको दे देता है और अपनी बात भी रख लेता है और उसको मान लेता है। अब ये लोग शहर पहुंचते हैं, दाढ़ी वाड़ी बनवाता है। उस दौरान जब ये गुज़र रहे होते हैं, फ्रैंक कहता है, चार्ली तुम्हें कुछ और भी परेशान कर रहा है ना? मुझे बताओ।
चार्ली कहता है मुझे ब्राइब दी गई थी कि कैसे मेरा हार्वर्ड में एडमिशन हो सकता था। फ्रैंक कहता है तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए था। विली को उसके फादर डाल देंगे हार्वर्ड में, बट तुम्हारे लिए ये सबसे आसान तरीका था। चार्ली कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा। यहाँ पर एक कैरेक्टर दिखाया गया है चार्ली का कि कैसे वो अपना नुकसान उठा के भी सिद्धांतों से हिलने वाला नहीं है। फ्रैंक कहता है तो अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो तुम दुनिया में बहुत परेशान रहोगे। अभी डिनर करने आए हुए हैं। फ्रैंक पूछता है चार्ली से कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। चार्ली बताता है कि एक लड़की है यहाँ, ये लोग वहाँ जाते हैं सिर्फ सेंट की खुशबू से। ये है सेंट ऑफ अ वुमेन। लड़की कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड का इंतज़ार कर रही हूँ। फ्रैंक कहता है कि डांस हो जाए। लड़की कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड ना डांस पसंद नहीं करता। फ्रैंक कहता तो मेरे साथ कर सकती हो। और फिर ये दोनों डांस करने लगते हैं। बहुत खूबसूरत डांस होता है और वापस आके बैठते हैं। फिर लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो दोनों बाहर शहर में घूमने चले जाते हैं। फ्रैंक इस बात की ज़िद करता है कि मैं आपका बिल पे करूँगा। ये हम वहाँ से डिनर करके वापस आते हैं। अब ये वापस लीमो में हैं। अब एस्कॉर्ट की बात ड्राइवर ने कहा और वो वहाँ ले गया उसको। उस दौरान फ्रैंक उस एस्कॉर्ट के साथ रहा। तब एक कॉल आता है। चार्ली लेता है उस कॉल को और पता चलता है कि विली ने अपने पापा को सब बता दिया है, यानी उसके कॉलेज का स्कूल का मामला बिगड़ रहा है। फिर ये लोग वापस आ जाते हैं। जब फ्रैंक वापस आता है उस एस्कॉर्ट के पास से तो ये होटल वापस आ जाते हैं। अगली सुबह फ्रैंक बिल्कुल थका हुआ, एनर्जी जा चुकी है। इस स्थिति में चार्ली समझता है कि ये डाउन है, अभी शायद ये सुसाइड कर ले। तो वो चार्ली को इधर उधर की बातों में लगाता है और उसी में ड्राइविंग की बात आ जाती है और वो है ड्राइविंग, फरारी ड्राइविंग। तो इसी बात से वो जोश से भर जाता है और बाहर आ जाते हैं और एक टेस्ट ड्राइव के नाम पे गाड़ी ये लेते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उसको मिल जाए वो गाड़ी चलाने के लिए, मगर वो मैनेजर देने को तैयार नहीं होता है। फ्रैंक अपने तरीक़ों से किसी तरह से ब्राइब करके उसको मना लेता है। फिर ये गाड़ी को लेकर बाहर आता है। चार्ली गाड़ी चला रहा होता है शुरू में हल्के हल्के। फ्रैंक कहता है मैं गाड़ी चलाऊंगा थोड़ा आगे जाके। चार्ली डर जाता है कि ये देख नहीं पाएगा। फ्रैंक बिल्कुल डरता नहीं है, अंधा है, मगर फिर भी तेज़ी से गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है और इसमें एक पुलिस वाला देख लेता है। वो आता है, रोकता है। फ्रैंक चालाकी से उससे आंख मिलाए बिना बात करता है ताकि वो समझे नहीं कि वो अंधा है। और इस दौरान वो उसको सॉरी कह के कहता है कि मेरे बेटे को कार की स्पीड देखनी थी, टॉप स्पीड, इसलिए तेज़ चला के दिखाई मैंने। तो ऑफिसर कर्नल को छोड़ देता है कि भाई जाने दो, कर्नल है। ये वापस आते हैं होटल में। अब ये दोनों बैठे बात करते हैं तो ये फ्रैंक चालाकी से सिगार लेने भेजता है चार्ली को। चार्ली को अंदाज़ लग जाता है। वो वापस आता है और देखता है कि कर्नल ने यूनिफॉर्म पहन ली है, गन ले ली है, उसमें गोलियां हैं और शायद वो ख़ुदकुशी करने ही वाला है। चार्ली इस में बीच में पड़ जाता है और कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। और इस दौरान इनके बीच में झड़प होती है और फ्रैंक कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इसी दौरान इनकी बहस में चल रहा है, उन अपनी अपनी ज़िंदगी के दर्द और ये सब बातें हो रही होती हैं। और फ्रैंक कहता है देखो मैं तुम्हें भी मार देता हूँ, ये ख़राब सी ज़िंदगी तुम क्या जियोगे, क्योंकि तुम तो अपने प्रिंसिपल पे अपनी ज़िंदगी को ख़राब ही करते रहोगे, गरीबी में दुख दर्द में रहोगे। चार्ली को लगभग मारने ही वाला रहता है काउंट करने का। तो चार्ली कहता है ठीक है मार ही दो तुम। और
मारने वाला रहता है मगर कहता है कि मुझे डाउट है कि तुम्हें मारना चाहिए कि नहीं, और रख देता है गन। फ्रैंक अब ओपन अप होता है, खुलता है कि मुझे साथ चाहिए, दोस्त चाहिए, कोई कंपेशनेट चाहिए। अब दोनों बैठ के बात कर रहे हैं। चार्ली कहता है तुम्हें अभी भी मिल सकती है कोई ना कोई, तुम अच्छे आदमी हो, तुम मज़ेदार आदमी हो, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना अच्छा है। तो ये बातचीत ये बताती है कि कैसे चार्ली और फ्रैंक धीरे धीरे आपस में घुल गए हैं। सुसाइड का मामला थोड़ा पीछे चला गया, यहाँ हंसी मजाक होता है और सारा मामला नॉर्मल हो जाता है। और ये हंस के अब ये वापस जाने वाले होते हैं। इसी दौरान कार में ही फ़ोन आता है चार्ली का। प्रिंसिपल बताता है कि कल एक मीटिंग बुलाई गई है, तुम्हें उसमें आना है, इस इंसिडेंस के ऊपर हियरिंग होगी और फैसला लिया जाएगा। फ्रैंक चार्ली को स्कूल छोड़ता है, उसको कुछ पैसे देता है और उस चाहता है कि उसका चेहरा पहचान पाए, उसके लिए वो चेहरे को महसूस करता है। अगला दिन हियरिंग हो रही है, चार्ली मौजूद है, विली और उसके पापा आए हैं। प्रिंसिपल बातचीत शुरू करता है और कहता है कि हमारे स्कूल की इंटीग्रिटी का सवाल है, बहुत सख्त फ़ैसला लेना होगा ताकि ये बच सके। विली से पूछता है कि बताओ तुमने क्या देखा। विली कहता है मेरे कॉन्टेक्ट लेंस उस दिन थे नहीं तो मैं देख नहीं पाया। और बहुत प्रेशराइज करने के बाद वो अपने दोस्तों के नाम मगर बता देता है। अब बात आती है चार्ली की, तभी एंट्री होती है फ्रैंक की। और क्या होता है, फ्रैंक क्या बोलता है, ये अब आप देखिए इस क्लिप में। I'm going to recommend to the disciplinary committee that you be expelled. Mr. Sims, you are a cover-up artist and you are a liar. But not a snitch. Excuse me? No, I don't think I will. Mr. Slade. This is such a crock of shit. Please watch your language, Mr. Slade. You are in the Baird School, not a barracks. Mr. Sims, I will give you one final opportunity to speak up. Mr. Sims doesn't want it. He doesn't need to be labeled still worthy of being a Baird man. What the hell is that? What is your motto here? Boys, inform on your classmates, save your hide. Anything short of that, we're gonna burn you at the stake? Well, gentlemen, when the shit hits the fan, some guys run and some guys stay. Here's Charlie facing the fire, and there's George hiding in Big Daddy's pocket. And what are you doing? You're gonna reward George and destroy Charlie. Are you finished, Mr. Slade? No, I'm just getting warmed up. I don't know who went to this place. William Howard Taft, William Jennings Bryan, William Tell, whoever. Their spirit is dead, if they ever had one. It's gone. You're building a rat ship here. A vessel for seagoing snitches. And if you think you're preparing these minnows for manhood, you better think again. Because I say you are killing the very spirit this institution proclaims it instills. What a sham. What kind of a show are you guys putting on here today? I mean, the only class in this act is sitting next to me, and I'm here to tell you, this boy's soul is intact. It's non-negotiable. You know how I know? Someone here, and I'm not gonna say who, offered to buy it. Only Charlie here wasn't selling. Sir, you're out of order. Out of order? I show you out of order. You don't know what out of order is, Mr. Trask. I'd show you, but I'm too old. I'm too tired. I'm too fucking blind. If I were the man I was 5 years ago, I'd take a flamethrower to this place. Out of order. Who the hell do you think you're talking to? I've been around, you know. There was a time I could see, and I have seen, boys like these, younger than these, their arms torn out, their legs ripped off. But there is nothing like the sight of an amputated spirit. There is no prosthetic for that. You think you're merely sending this
splendid foot soldier back home to Argonne with his tail between his legs, but I say you are executing his soul. And why? Because he's not a bad man. Bad men. You hurt this boy, you're gonna be bad bums, the lot of you. And Harry, Jimmy, Trent, wherever you are out there, fuck you too. Stand down, Mr. Slade. I'm not finished. As I came in here, I heard those words, cradle of leadership. Well, when the bow breaks, the cradle will fall, and it has fallen here. It has fallen. Makers of men, creators of leaders, be careful what kind of leaders you're producing here. I don't know if Charlie's silence here today is right or wrong. I'm not a judge or jury, but I can tell you this. He won't sell anybody out to buy his future. And that, my friends, is called integrity. That's called courage. Now that's the stuff leaders should be made of. Now I have come to the crossroads in my life. I always knew what the right path was. Without exception, I knew, but I never took it. You know why? It was too damn hard. Now here's Charlie. He's come to the crossroads. He has chosen a path. It's the right path. It's a path made of principle that leads to character. Let him continue on his journey. You hold this boy's future in your hands, committee. It's a valuable future. Believe me, don't destroy it, protect it. Embrace it. It's gonna make you proud one day, I promise you. जीत है ये पूरी कमेटी सुनती है और अपने निर्णय को बदल लेती है। स्कूल के बाहर ही एक टीचर मिलती है जिससे फ्रैंक का इंट्रैक्शन होता है। दोनों हल्के फ्लर्ट में शामिल हो जाते हैं। चार्ली फ्रैंक को उसके घर छोड़ने आता है लीमो में, ड्राइवर को पैसे वैसे दे के रवाना करता है और कहता है कि हम लोग फिर घूमेंगे तुम्हारे साथ। ड्राइवर ज़बरदस्त बम बम हो जाता है, खुश हो जाता है। हमें फ्रैंक दिखता है कि वो अपने बच्चों के साथ, पोता पोतियों के साथ खेलता हुआ जा रहा है। इसका मतलब वो एक अपनी अच्छी लाइफ जी रहा है। चार्ली देखता है और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? सेंट ऑफ अ वुमन अल पचिनो की एक ज़बरदस्त मूवी है। इसको अगर आपने नहीं देखा है तो इस स्टोरी सुनने के बाद भी देखिए। ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी, आपको तरह तरह के विचार देगी। और कुछ विचार हों तो फिर आइएगा, बात करिएगा, कमेंट करेंगे, हम जवाब देंगे, इस पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।